थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। भारत में हर वर्ष 7 से 10 हजार बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित पैदा होते हैं। ये रोग माता पिता से बच्चों में आता है और परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस रोग में शरीर में लाल रक्त कण पूरी तरह नहीं बन पाते, इसीलिए रोगी व्यक्ति को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया के कारण लक्षणों और जागरूकता को खंगालती रिपोर्ट। गौरतलब है कि खून में लाल रक्त की पेशियां होती हैं, जिनका प्रमुख कार्य स्नायुओं को ऑक्सीजन पहुंचाना है। उनके भीतर हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ मौजूद होता है, जिससे खून को लाल रंग प्राप्त होता है। और जब भी इन लाल कोशिकाओं की कमी हो जाती है, एनीमिया या रक्ताल्पता हो जाती है। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उस खून की कमी की वजह से लोगों में बहुत कमज़ोरी आने लग जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनको बार बार खून कभी कभी चढ़ाना पड़ता है। एनीमिया को जानने का सबसे आसान उपाय है कि आप बच्चों के होठों की भीतरी त्वचा, आँखों की भीतरी त्वचा, उसकी हथेलियों और नाखूनों का रंग देखें। आमतौर पर गुलाबी रहने वाले इन भागों का रंग इस रोग के कारण सफेद या पीला दिखाई देता है। कई जगहों से देख के पता लग जाता है कि बच्चे को अनीमिया है। एक तो उसकी आंख में देखेंगे तो जो आंख के आगे थोड़ी सी झिन्नी होती है, उसमें झांक के देखेंगे तो वो पीलापन आ जाता है। एक पीला, जॉन्डिस की तरह पीला नहीं होता, बहुत कम लाली होती है उसमें। दूसरा देखते हैं नाखून पे। नाखून नॉर्मली ऊपर की तरफ थोड़े गुलाई में होते हैं, लेकिन अनीमिया में ये जो नाखून होते हैं ये फ्लैट हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल जिसको कहते हैं चम्मच की शेप में हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोइलोनिकिया। ये एक बहुत टिपिकल बीमारी होती है जो आयरन की कमी से जो अनीमिया होता है उसमें होता है। तो जल्दी जल्दी थक जाना सबसे कॉमन सिम्टम होता है अनीमिया का। गौरतलब है कि माँ के खून से शिशु के खून का संपर्क प्रसव के दौरान ही होता है। और यदि बात करें थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया भी रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चे में आता है। थैलेसीमिया एक तरह की बीमारी है जिसमें कि खून के अंदर जो हमारा जो लालपन होता है खून में हीमोग्लोबिन की वजह से, उसके दो पार्ट्स होते हैं, हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन में जो पैदाइशी ख़राबी रहती है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम रहती है ये, और जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन बनता है वो कम मात्रा में बनता है या उसमें कुछ विकार रहता है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसके कारण खून की कमी हो जाती है और इसको थैलेसीमिया कहते हैं। बता दें कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन्स होते हैं। शिशु को भी इसी जीन्स का एक भाग माँ से और एक पिता से मिलता है। बेसिकली जो पेरेंट होते हैं उनको ये ध्यान रखना होता है कि जो बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है वो थोड़ा सा आलसी हो गया, वो जितना उसको भाग दौड़ करनी चाहिए, काम करना चाहिए, वो करता नहीं है, वो पड़ा रहता है। तो इससे पता लगेगा कि अनीमिया है। और जब उसको दिखाया जाएगा किसी डॉक्टर को तो वो देखेगा कि उसका पेट फूल रहा है क्योंकि तिल्ली बड़ी हो रही है। सो तिल्ली बड़ी होना, लिवर बड़ा होना और अनीमिया होना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका खून की मात्रा रिक्वायरमेंट और बढ़ जाता है। तो उसके जो फेस होता है, जो उसका चेहरा होता है, उसका एक बिल्कुल टिपिकल लुक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक फेसिस। यदि बच्चे को दोनों के जीन्स ठीक मिलते हैं तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होता है। थैलेसीमिया कई प्रकार के हैं। अगर हम मूलतः बात करें तो अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया दो ब्रॉड ग्रुप्स इसके हैं। बीटा थैलेसीमिया में फर्दर हम डिवाइड करते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर
बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया और माइनर, जिसको हम ट्रेट भी कहते हैं। तो इसका क्या होता है कि जो जीन्स जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ग्लोबिन की जो चेन्स बनती हैं, अल्फ़ा और बीटा चेन्स, तो बीटा थैलेसीमिया में जो बीटा चेन्स हैं वो डिफेक्टिव होती हैं। ये बिल्कुल इसमें दरअसल जो एक माँ और पिता से जो जीन्स होते हैं जो बच्चे में आते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कि दोनों माँ और बाप से वो जीन्स आए और दोनों को वो ट्रेट की प्रॉब्लम रही, तो वो बच्चे के अंदर पॉसिबिलिटी है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर, जो होमोजाइगस इसको हम बोलते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम आती है तो उससे वो जो बीटा चेन्स जो हैं ग्लोबिन की, वो या तो हो सकता है कि बिल्कुल ना बने या वो कम मात्रा में बने। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आमतौर पर शरीर में लाल रक्त कणों की उम्र करीब 120 दिनों की होती है, लेकिन थैलेसीमिया से पीड़ित रोगी के शरीर में लाल रक्त कणों की उम्र घटकर मात्र 20 दिन ही रह जाती है, जिसका सीधा असर रोगी के हीमोग्लोबिन पर पड़ता है और वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहने लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में इस रोग से लगभग 1.5 लाख बच्चे ग्रस्त हैं एवं प्रतिवर्ष 10 से 12 हजार बच्चे और इसमें जुड़ जाते हैं। ये रोग न केवल रोगी के लिए कष्टदायक होता है, बल्कि संपूर्ण परिवार के लिए कष्टों का सिलसिला लिए रहता है और ग्रसित बच्चों को इसी प्रकार यातना भरी जिंदगी से गुजरना पड़ता है। थैलेसीमिया माइनर वो होता है जिसमें आधा कण होता है जो खराब होता है। तो इनमें क्या होता है, आधे कण खराब होने की वजह से पेशेंट में ज़्यादा अनीमिया नहीं होता। आमतौर पे जैसे हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, तो इनमें 10 और 11 के बीच में रहता है और इनमें कोई सिम्टम भी नहीं होता हीमोग्लोबिन का। लेकिन जो थैलेसीमिया मेजर है उसमें दोनों कण खराब होते हैं और इसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, 4 हो जाता है, 3 हो जाता है और इनको बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम कहते हैं कि थैलेसीमिया एक खतरनाक बीमारी है, वो ज़्यादातर हम थैलेसीमिया मेजर को कहते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि पति पत्नी दोनों ही थैलेसीमिया माइनर से ग्रसित है, तो उनसे होने वाली संतान को थैलेसीमिया मेजर होने की पूरी संभावना होती है। इसमें बीटा थैलेसीमिया मेजर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बहुत कम रहती है और बाकी जो माइनर जो होता है या ट्रेट होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी कम नहीं होती और अक्सर उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेजर थैलेसीमिया जन्म के 3 महीने बाद ही दिखने लगती है। जैसे बच्चों के नाखून और जीभ के पीला पड़ जाने से पीलिया का भ्रम पैदा हो जाता है। अगर हम क्लिनिकल में देखें तो थैलेसीमिया एक होता है माइनर, जैसे कि मैंने बताया उसमें आधा कण डिफेक्टिव होता है और उसमें कोई सिम्टम नहीं होता। एक होता है थैलेसीमिया मेजर जो कि छोटे बच्चों से शुरू हो जाता है और बार बार खून की ज़रूरत होती है उसमें। एक होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, वो इन दोनों के बीच की बीमारी होती है और उसमें खून इतनी ज़्यादा बार नहीं चढ़ाना पड़ता जितना थैलेसीमिया मेजर में पड़ाना चढ़ता है और ये जनरली थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चों में पहली बार खून चढ़ता है। तो
8-9 साल पे पहला खून का ट्रांसफ्यूजन होएगा, तो ये थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहा जाता है। तो ये उतना गंभीर नहीं होता जितना थैलेसीमिया मेजर होता है, मगर बिल्कुल बिना सिम्टम का भी नहीं होता जो कि थैलेसीमिया माइनर होता है। तो क्योंकि ये बीच का होता है, इसको हम थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहते हैं। इस रोग से प्रभावित बच्चे के शरीर में रक्त की तेजी से कमी होने लगती है, जिसके चलते उसे बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ने लगती है। थकान और कमजोरी के साथ त्वचा का पीलिया जैसा लगना और चेहरे की हड्डी की विकृति आ जाती है। ये माता पिता को पता लगने लग जाता है कि जैसे जैसे बच्चा 5-6 महीने का होता है और उसके बाद बड़ा होता है, एक तो वो धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, पीला पीला मतलब हल्का लाल रंग उसका होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ा सफ़ेद लगने लगता है बच्चा। तो उसको टेस्ट कराना पड़ता है, और जब टेस्ट कराते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि थैलेसीमिया है। तो अनीमिया होने के साथ साथ इन बच्चों में तिल्ली भी बढ़ जाती है और लिवर भी बढ़ जाता है। ये दोनों बढ़ जाते हैं क्योंकि इन सब ऑर्गन के अंदर खून बनना शुरू हो जाता है। बता दें कि सामान्य रूप से जहां शरीर में रेड ब्लड सेल्स की उम्र करीब 120 दिनों की होती है, लेकिन थैलेसीमिया के कारण इनकी उम्र सिमटकर मात्र 20 दिन की ही रह जाती है। बोन मैरो में असर इसलिए पड़ता है क्योंकि जब जो हीमोग्लोबिन बनता है, जो खून बनता है, वो एक तो वो कम बनता है और दूसरा वो डिफेक्टिव भी होता है, जिसकी वजह से जिसको हम इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। मतलब कि जो भी खून बन रहा है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। जो उसका मेन जो कारण होता, मतलब जो काम होता है कि ऑक्सीजन आपको कैरी करना है और उसको रिलीज़ करना है टिश्यू में, जब वो काम नहीं हो पाता तो बोन मैरो को सिग्नल मिलता है और बाकी जो अंग हैं उनको भी सिग्नल मिलता है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस करें। तो इसलिए बोन मैरो और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और ज़्यादा फैल जाती है, और इसी तरह से जो हमारी तिल्ली है या जिगर है या और जो अंग हैं वो भी फैल जाते हैं और उसकी वजह से विकार उत्पन्न होते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बच्चा ठहर जाने पर बच्चे के अंदर उचित मात्रा में यदि हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचता तो बच्चा थैलेसीमिया का शिकार हो सकता है। देखिए, जहाँ तक नियमित मेडिकल जांच की ज़रूरत है बच्चों में, तो उसमें हम खून की जो जांच हम करते हैं उसमें ये देखा जाता है कि खून की कमी तो नहीं है, या उसमें जो CBC हम एक जांच करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें कई पैरामीटर्स आ जाते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है खून की और कोई कमी तो नहीं है। और वयस्क में जब हम करते हैं तो वयस्क में और भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि आपका जो लीवर है, किडनी है, वो सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, LFT KFT वगैरह उसमें किया जाता है। और इसके अलावा रेगुलर जांच, हम जो आँखों की जांच है ख़ास तौर से बच्चों में बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि उनको कोई पैदाइशी खराबी, कोई कैटरेक्ट वगैरह तो नहीं है, कोई ग्लोकोमा तो नहीं है। तो उसके अलावा दांत की जांच जो है वो देखी जाती है बच्चों में, और विकास उनका
कि वक्त के साथ साथ उनका जो विकास है वो ठीक हो रहा है कि नहीं, जो माइलस्टोन्स हम बोलते हैं ग्रोथ के, जो फिज़िकल हैं और मेंटल हैं, वो सब चीज़ें भी उसमें देखी जाती हैं। तो नियमित मेडिकल जांच जो है बच्चे की, वो करना बहुत ज़रूरी है। गर्भस्थ शिशु के रक्त परीक्षण से ये जाना जा सकता है कि बच्चा मेजर है या माइनर। हालांकि थैलेसीमिया माइनर के कोई खास लक्षण तो नजर नहीं आते। हाँ, कुछ रोगियों में रक्त की कमी या एनीमिया हो सकता है। जन्म के 5 महीने के बाद यदि माता पिता को ऐसा महसूस हो कि शिशु के नाखून और जीभ पीले हो रहे हैं, उसके जबड़े और गाल असामान्य हो गए हैं। थैलेसीमिया का बोन मैरो पर असर इसलिए पड़ता है क्योंकि जब खून की कमी होती है तो जो एरिथ्रोपोइटिन एक सब्सटेंस होता है, उससे ये एक सिग्नल जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस करो, जो कि बोन मैरो या उसके एक्स्ट्रा जो बाकी जो अंग हैं जैसे लीवर हो गया या स्प्लीन हो गया, तो उसमें भी ये सिग्नल की वजह से उसमें ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है। और जब बोन मैरो में ये ज़्यादा वो काम करती है तो वो वाइडन हो जाती है, और जो उसका जो आउटर जो कवरिंग है, कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, तो उस पर भी असर पड़ता है और वो फैलने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। फ्रैक्चर्स भी उसमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं। स्कल की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी बड़ा मतलब लगेगा, और उसकी एक रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस टिपिकल होती है, जिससे कि हम एक्सरे से मालूम कर सकते हैं कि बच्चे को बीटा थैल मेजर तो नहीं है। तो बेसिकली ये ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से ये जो चेंजेस आते हैं बोन मैरो में। सांस लेने में तकलीफ हो और पीलिया या जॉइंटिस का भ्रम हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ये लक्षण थैलेसीमिया के भी हो सकते हैं। यदि जांच के बाद थैलेसीमिया की पुष्टि हुई तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट द्वारा शिशु के जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता। हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता तो जो बॉडी है वो ट्राई करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड सेल्स बनाए जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो इसकी वजह से जो बोन मैरो होता है वो बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सपैंड कर जाता है, खूब बढ़ जाता है। और वो बढ़ने के कारण जो मैंने आपको बतलाया उनका टिपिकल हीमोलिटिक फेसिस होता है, बोन्स चपटी चपटी होने लगती हैं क्योंकि उनका बोन मैरो बढ़ जाता है। और बोन मैरो में बहुत सारे एरिथ्रॉइड सेल्स जो कि लाल ब्लड सेल्स को पैदा करते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। शादी से पहले लोग कुंडली तो मिलाकर देखते हैं, पर रक्त की जांच को ना ही अहमियत देते हैं और ना ही भारतीय समाज में हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट मांगने का कोई चलन है। जी हाँ, बच्चा थैलेसीमिया रोग के साथ पैदा ही ना हो, इसके लिए शादी से पूर्व ही लड़के और लड़की के खून की जांच करवानी चाहिए। यदि शादी हो भी गई है तो गर्भावस्था के 8 से 11 सप्ताह में ही डीएनए जांच करा लेनी चाहिए। सबसे मैं तो ये सलाह दूंगा कि हर माँ को जो है गर्भावस्था पता लगते ही अपने आप पंजीकरण कराएं और अस्पताल के अंदर या कोई भी हेल्थ फैसिलिटी जो है, स्वास्थ्य केंद्र जो है, उसमें अपनी प्रसूति कराएं। शादी से पहले लड़के और लड़की के खून की जांच कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए लड़का और लड़की दोनों में बीटा थैल ट्रेट है या माइनर उनको ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी के बाद जो संतान उत्पन्न होती है अगर उन दोनों के डिफेक्टिव जीन्स बच्चे में आते हैं तो उससे बीटा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। और उसमें फिर बहुत जल्द बच्चे में जब वो करीब करीब 1 साल का होगा, 1.25 साल का होगा, तो ये उसमें विकार आने शुरू हो जाएंगे कि खून की कमी हो गई है और सांस चढ़ना, बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता, पीलापन आ जाएगा उसमें। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं फिर बाद में एक उसका ट्रीटमेंट कि बार बार उनको खून देना और उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि पुरुष और स्त्री दोनों की शादी से पहले जांच की जाए। इस गंभीर रोग से बचने के लिए शादी से पहले ही लड़के और लड़की की खून की जांच कराएं। अगर आपने खून की जांच करवाए बिना ही शादी कर ली है तो गर्भावस्था के 8 से 11 हफ्ते के भीतर ही अपने डीएनए की जांच करवा लेनी चाहिए। योग, जो भगाए सारे रोग। मंडूकासन सामान्य डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और श्वसन तंत्र को भी
स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करता है। अब मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूकासन, जिनको घुटनों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें और अपनी मुट्ठियों को नाभि के क्षेत्र के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। धीरे से अपनी कोहनियां समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और भ्रू मध्य दृष्टि। धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए वापस आए। ध्यान रहे वापस आने के बाद भी आपके हाथों की स्थिति वही हो, ये ना हो कि नीचे ही आपके हाथों की स्थिति बदल गई। धीरे से वापस आए। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन, श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी आसन और जिन साधकों को तनाव या हाइपरटेंशन से संबंधित विकार है उनके लिए भी उनकी जीवन शैली में यह आसन बहुत लाभदायक है। दोनों पैरों को फैलाएं। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और कोहनियों को मोड़ते हुए विपरीत कंधों के नीचे अपनी उंगलियों को रखने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों को वापस लाएं और हाथों को नीचे ले आएं। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं।